नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एलटी ग्रेड के जो क्वेश्चन पेपर था उसी को हम सॉल्व करेंगे। इसमें से हमने 90 क्वेश्चन तक सॉल्व किया हुआ है। आज आपके लिए 91 क्वेश्चन से शुरू करूँगी और 150 तक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए पूरे वीडियो बहुत ध्यान से देखेंगे और इससे और भी जो क्वेश्चंस आपके हैं वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, कैसे क्वेश्चन आएंगे और कैसे हमें अपनी तैयारी करनी है। तो चलते देखते हैं। टाइलिन की क्रिया के द्वारा क्या है यहाँ पर, टाइलिन की क्रिया के द्वारा यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की पाचन क्रिया का सही क्रम दीजिए। तो देखिए यहाँ पर एरिथ्रोडेक्स्ट्रिन, आइसोमाल्टोज, बॉइल्ड स्टार्च, एक्रोडेक्स्ट्रिन, सॉल्युबल स्टार्च। इसमें जो आंसर होगा इसमें होगा, इसका आंसर बी होगा। यानी पहले बॉइल्ड स्टार्च होता है, फिर सॉल्युबल स्टार्च का, फिर एरिथ्रोडेक्स्ट्रिन है, फिर लास्ट में हमारा एक्रोडेक्स्ट्रिन के रूप में चेंज होता है, फिर इसके बाद सेकंड पे आइसोमाल्टोज के रूप में। तो ये टाइलिन की क्रिया का, कार्बोहाइड्रेट की पाचन क्रिया का सही क्रम दिया गया है। इसको जो सीक्वेंस में करना था, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, बी। तीसरा, पांचवा, पहला, चौथा और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। तो देखिए यहाँ पर है ल्यूकोसिन। अब देखिए यहाँ पर जो ल्यूकोसिन है, यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर जो ल्यूकोसिन है, यहाँ पर ये किससे मैच होगा। तो देखिए यहाँ पर है ल्यूकोसिन। ल्यूकोसिन क्या है, ये जो है गेहूं में पाया जाता है। ल्यूकोसिन गेहूं में पाया जाता है। मायो एल्ब्यूमिन क्या था, मायो माने ये मीट यानी मांसपेशियों में मायो एल्ब्यूमिन पाया जाता है। लैक्ट एल्ब्यूमिन जो होता है ये दूध में पाया जाता है, लैक्ट एल्ब्यूमिन। और सीरम जो एल्ब्यूमिन होता है ये मुख्य रूप से हमारा लिम्फ में पाया जाता है। सीरम एल्ब्यूमिन लिम्फ में पाया जाता है। तो ये देखिए मैच कराने वाले क्वेश्चन थे। इसमें जो ऑप्शन होगा क्या सही होगा, इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूची फर्स्ट में दिए गए पोषक तत्वों की सूची सेकंड में दिए गए जो है उनमें उनकी कमी से होने वाले लक्षणों को मिलाई था। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। तो देखिए यहाँ पर टोकोफेरॉल क्या है, कैल्सीफेरॉल, एंकुराइन और रेटिनॉल। तो इनको आपको मैच कराना है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन से यहाँ पर है टोकोफेरॉल। देखिए यहाँ पर टोकोफेरॉल क्या है, ये एंटी स्टेरिलिटिक कहते हैं, विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। तो ये जो ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन होगा ए का थर्ड। क्या ऑप्शन होगा, एंटी स्टेरिलिटिक जो होता है, एंटी स्टेरिलिटिक जो है का फैक्टर कहा जाता है इसको। और नेक्स्ट कैल्सीफेरॉल क्या है, कैल्सीफेरॉल एंटी रिकेटिक होता है, यानी रिकेट से बचाव करता है। तो कैल्सीफेरॉल यानी जो है कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट हमारा आता है सी का फोर, एंटी न्यूरेटिक। एंकुराइन क्या है, एंटी न्यूरेटिक कारक है। और है रेटिनॉल। रेटिनॉल क्या है, एंटी ज़ेरोथैल्मिक कारक होता है, जो हमें जो विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है आँखों से संबंधित वो नहीं होता, इसीलिए इसको एंटी ज़ेरोथैल्मिक कारक कहते हैं। तो देखिए ये जो हमारे दिए गए हैं विटामिन्स, तो इसमें इसके नाम दिए गए हैं कि इनको और किस नाम से जाना जाता है। तो ये ज़रूर इसी तरह से अपनी तैयारी रखिए, जिससे आपको क्वेश्चन का थोड़ा आइडिया भी लग जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा, निम्न पर विचार कीजिए कि सही उत्तर चुनिए। प्रसव के बाद प्रथम 3 दिन तक स्रावित होने वाला तरल कोलेस्ट्रम कहलाता है। यानी जो प्रसव के बाद जो तरल पदार्थ निकलता है माता के दूध से, उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। दूसरा इसमें दिया है कि इसमें प्रोटीन की उच्च मात्रा होने का कारण ग्लोब्यूलिन की उपस्थिति होती है। तो देखिए हमें उच्च मात्रा होने के कारण, तो इसमें जो ऑप्शन होगा ये दोनों आंसर सही होगा, यानी ए और बी दोनों सही है। क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रम पाया जाता है, उसमें जो प्रोटीन होती है वो ग्लोब्यूलिन की उपस्थिति से प्रोटीन की उच्च मात्रा होने का कारण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर है
कौन सा नहीं है। तो विकास विशिष्ट से सामान्य की तरफ चलता है, मैंने पढ़ाया भी है सब। विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। विकास प्रतिमान की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, ये गलत है। ठीक है, ये जो है गलत है। विकास जो प्रतिमान की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। विकास का एक निश्चित क्रम में अग्रसर होता बढ़ता रहता है और विकास परिवर्तन का क्रम है। यहाँ पर देखिए, ये जो विकास है विशिष्ट से सामान्य नहीं होता है, बल्कि सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलता है। जैसे पहले हाथ कंधों पर कंट्रोल होता है, उसके बाद भुजाओं पर, उसके बाद हमारी उंगलियों पे कंट्रोल होता है। तो ये सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी आंसर सही होगा, पहला और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, खेल के पुनरावृत्ति के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? खेल के पुनरावृत्ति के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो देखिए यहाँ पर कौन है, यहाँ पर देखिए कौन है। नेक्स्ट हमारा इसमें हमारे हैं, खेल के पुनरावृत्ति सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो स्टैनले हॉल है। कौन है? स्टैनले हॉल है। ठीक है, कौन है? स्टैनले हॉल है। ठीक, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और यहाँ पर देखिए जो हर्बर्ट स्पेंसर निशान लगा है वो नहीं है, ये गलत है। ये कौन है? खेल के पुनरावृत्ति सिद्धांत के प्रवर्तक स्टैनले हॉल है। ये टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ है, आप जाकर के वीडियो देख लीजिएगा। मेडुला की उपस्थिति किसकी विशेषता है? यानी किस रेशे में मेडुला पाया जाता है? कॉर्टेक्स मेडुला। तो ये ऊनी रेशे में पाया था और किसी में नहीं पाया था। 3 परतें होती हैं, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और मेडुला। ठीक है, तो ये ऊन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है अवशोषकता। क्या है? अवशोषकता। यहाँ पर आपको मैच कराना है इन क्वेश्चंस को, इनमें मैच कराना है कि जो ये अवशोषकता है क्या है। इसमें छिद्रों के द्वारा दरों को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। ठीक है, और इलास्टिक रिकवरी क्या है? बिना टूटे हुए मुड़ना। क्या है? बिना टूटे हुए मुड़ना इलास्टिक रिकवरी होता है। प्रतिस्कंदता क्या है? खिंचाव एवं तनाव ग्रहण करने के बाद अपनी मूल लंबाई में वापस आ जाना क्या कहलाता है? रेजिलेंसी कहलाता है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? अत्यधिक दबाव के बाद अपने जो है उस पर आ जाना क्या कहलाता है? यहाँ पर ये जो ऑप्शन है, यहाँ पर जो अवशोषकता है, छिद्रों द्वारा द्रव को आकर्षित एवं ग्रहण करना, ये तो इसका आंसर सही है। इलास्टिक रिकवरी, रिकवरी में होता है कि बिना टूटे हुए मुड़ना। ठीक है, रिकवरी कर लेना। अब यहाँ पर जो है अत्यधिक दबाव के बाद अपने मूल आयतन में आना। देखिए, अपने मूल आयतन में आना, आयतन जब शब्द आ जाए, यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, यहाँ दूसरा ऑप्शन होगा। ठीक है, इसका जो आंसर होगा ये यहाँ पर सी आंसर होगा। अब देखिए कैसे, क्योंकि जो रेजिलेंसी होती है, ये जो रेजिलेंसी है, ये अत्यधिक दबाव के बाद अपने मूल आयतन में आ जाता है। ठीक है, जबकि जो लचीलापन होता है, ये लचीलापन खिंचाव तनाव ग्रहण करने के बाद अपनी मूल लंबाई में आ जाता है। यही दोनों में अंतर है। जब मूल लंबाई में आ जाता है तो वो लचीलापन है, जब जो है अपने आयतन में आ जाता है तो वो रेजिलेंसी है, यानी प्रतिस्कंदता है। ये दोनों बातें याद रखना। इसका जो आंसर सही होगा यहाँ पर ये सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कपास के रेशे के उत्पादन का सही क्रम दीजिए। अब देखिए यहाँ पर कपास के रेशे के उत्पादन का सही क्रम क्या है, यहाँ पर मैंने दे दिया है। देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर कल्टीवेशन, खेती की जाती है। फिर उसके बाद ओपनिंग, और उसको खेती करने के बाद उनको क्या करते हैं? ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग करते हैं। फिर गिनिंग, उसकी छटाई करते हैं, बांधते हैं, गांठ बांधते हैं। फिर इसके बाद उसकी कर्डिंग करते हैं, और साथ में यहाँ पर फिर उसकी कॉम्बिंग, यानी छोटे और बड़े रेशों को अलग अलग करते हैं। फिर इसके बाद स्लाइवरिंग करते हैं, और लास्ट में आता है स्पिनिंग करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा, क्या आंसर होगा? इसका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वस्त्र उपयोगी रेशों के आपस में सटने की क्षमता के गुण में कौन से कारक योगदान देते हैं? तो देखिए यहाँ पर क्या रहा, आपस में सटने की क्षमता के गुण। तो आपस में सटेंगे कब? जब मूलावस्था में रहते, तो रेशे की जो सूक्ष्मता और सतह की जो प्रकृति होती है, उसी की वजह से आपस में सटने के गुण पाए जाते हैं।
जबकि जो रेसे की लंबाई और कटाई के द्वारा दबाव नहीं होता। इसका जो ऑप्शन होगा केवल ये फर्स्ट आंसर ही सही है। ठीक है, रेसों की क्षमता और सतह की प्रकृति के कारण जो है इसमें जो है आपस में सटने के गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वस्त्र निर्माण की अवस्थाओं को क्रम में लिखिए। तो देखिए वस्त्र निर्माण के लिए यहाँ पर है कर्डिंग, कम्बिंग, ड्राइंग, रोविंग, स्पिनिंग। यहाँ पे मैंने टिक किया है, क्या है, कर्डिंग, कम्बिंग, ड्राइंग, रोविंग और स्पिनिंग, ये इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रेसे का वह गुण, इसमें देखिए अभी वही क्वेश्चन यहाँ पर आ गया इस तरह से कि रेसों का वह गुण इसमें दबाव दबाने की छोड़ देने पर पुनः अपने आयतन में आ जाता है। तो आयतन के लिए क्या शब्द होगा, रेजिलेंसी होगा। क्या होगा, रेजिलेंसी होगा। यहाँ पे इलास्टिसिटी नहीं होगा, दोनों में कन्फ्यूजन मत होइएगा। इलास्टिसिटी माने लंबाई में परिवर्तन होना, लंबाई में आ जाना, और रेजिलेंसी का मतलब होता है अपने आयतन में आ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अपहोल्स्ट्री का उपयोग किया जाता है। अपहोल्स्ट्री का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, यहाँ पर फर्नीचर को ढकने के लिए। ये जो ऑप्शन होगा ए आंसर सही होगा। ये जो अपहोल्स्ट्री शब्द होता है ये फर्नीचर के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है विरंजक, जो जेबेल वाटर भी कहते हैं। ऐसा विरंजक, ऐसा ब्लीचिंग, इसको हम जेबेल वाटर के नाम से जानते हैं। बहुत क्वेश्चन आता है, ये क्या होगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड। क्या नाम है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अधिक ऐंठन युक्त, अधिक ऐंठन युक्त धागे में ऐंठन की संख्या कितनी होती है, तो 7 से 12 होती है। अधिक ऐंठन युक्त धागे में ऐंठन की संख्या कितनी होती है, 7 से 12 ऐंठन प्रति इंच होती है। याद रखना, 7 से 0 से 3 जो होता है सबसे कम होता है, मीडियम 3 से 7 होता है, 7 से 12 सबसे अधिक होता है। ये आप याद रखना। अब हमारा आता है यहाँ पे क्वेश्चन, जेस्टेशनल, जेस्टेशनल डायबिटीज़ किसको होती है, तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ गर्भावस्था में होती है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सा यांत्रिक परिसज्जा नहीं है। निम्न में से कौन सा यांत्रिक परिसज्जा नहीं है, इसमें हमें आप बताइए क्या होगा यहाँ पे आंसर, सिलिंडराइजिंग। क्या है, सिलिंडराइजिंग होगा जो यांत्रिक परिसज्जा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 24 दिसंबर 1986 को। इस क्वेश्चन पे आते हैं, सिलाई के धागे का गुण होना चाहिए। तो सिलाई के धागे का गुण एक्सटेंसिबिलिटी होती है। क्या होती है, एक्सटेंसिबिलिटी होती है सिलाई के धागे का गुण। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है, शरीर का नाप लेकर विकसित किया गया पैटर्न क्या कहलाता है। तो ये क्या होता है, क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन, ड्राफ्टिंग, ड्रैपिंग। इसमें जो आंसर होगा ड्राफ्टिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक सादी पोशाक जिस पर कोई बाहरी सजावट ना हो। तो ये देखिए यहाँ पर रचनात्मक, यानी जिसको स्ट्रक्चरल बोलते हैं। क्या होगा यहाँ पर, इसका जो आंसर होगा स्ट्रक्चरल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कार्बोनाइजिंग की प्रक्रिया है, एक फिनिशिंग प्रोसेस है जो ऊन पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बैठने और खड़े होने की स्थिति में शरीर का संतुलन बनाने के लिए आवश्यक मांसपेशियां होती हैं। कहाँ की मांसपेशियां होती हैं, तो ये कंकाल की होती हैं। कहाँ की होती हैं, कंकाल की जो मांसपेशियां होती हैं वही बैठने, खड़े होने और शरीर के संतुलन बनाए रखने में सहायक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हेप्लॉइड नंबर शब्द का प्रयोग किया जाता है। हेप्लॉइड नंबर शब्द का प्रयोग किया जाता है माइटोसिस, मियोसिस, म्यूटेशन। देखिए यहाँ पर क्या होगा, मियोसिस होगा। क्या होगा, मियोसिस होगा। हैप्लॉइड नंबर शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वो मियोसिस में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये देखिए ये जो ये क्वेश्चन आया है ये सेल डिवीजन में आया है क्वेश्चन। ये रक्त कोशिकाओं के जो मोनोसाइट में से छोटी होती है और इसमें बड़ा केंद्रक पाया जाता है, वो क्या होता है, वो होता है बेसोफिल। क्या होता है, बेसोफिल होता है। देखिए ये ब्लड से संबंधित क्वेश्चन है। आप लोग कहते हो साइंस का पोर्शन नहीं आता, तो यहाँ पे तो साइंस के भी पोर्शन कुछ न कुछ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रोशार्क, रोशार्क इंकलॉट परीक्षण है। रोशार्क इंक, रोशार्क इंक ब्लॉट परीक्षण है, एक क्या है, ये एक प्रक्षेपण तकनीक है। क्या है, एक प्रक्षेपण तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शोध की रूपरेखा जो आसान एवं अस्पष्ट होती है, ये क्या होती है, वर्णनात्मक शोध रूपरेखा। क्या होती है, वर्णनात्मक शोध रूपरेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निर्देशन जो संभावित निर्देशन रूपरेखा के अंतर्गत आती है। तो देखिए यहाँ पर जो होगा क्लस्टर सैम्पलिंग है जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आती है, और ये तीनों कोटा, प्रोपेसिव और कन्वीनियंस, ये जो तीनों होते हैं ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। जबकि जो क्लस्टर होता है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होता है, रैंडम सैम्पलिंग होता है, वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंतर्गत आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, परिकल्पना जो दो चरों के में अनुमानित संबंध नहीं बताती है उसे क्या बोलते हैं? टूटल हाइपोथेसिस, डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। इसका आंसर आप हमें बताइएगा कि ये द्विपक्षीय होगा कि क्या होगा, क्योंकि इसमें भी मुझे कंफर्म नहीं हुआ है। तो प्लीज़ जिसको पता होगा हमें ज़रूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, टू टेल्ड होगा कि रेशनल होगा कि डिस्क्रिप्टिव होगा कि वन टेल्ड होगा। ठीक, इस क्वेश्चन पे आते हैं, स्केल जिसे समेटेड स्केल भी कहते हैं, तो ये जो होगा ये लिकर्ट स्केल होगा। ठीक है, लिकर्ट स्केल को ही समेटेड स्केल के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। और एक क्वेश्चन आपके लिए ये भी है, क्योंकि इसका क्वेश्चन भी हमें आंसर नहीं मिल पाया है, प्लीज़ आप हमें इसका ज़रूर बताइएगा, टेलीग्राम पर इसका हमें जो है उत्तर ज़रूर दीजिएगा। भवन निर्माण नक्शा जो 1:1000 माप पर तैयार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? भूखंड योजना, धरातल योजना, भूदृश्य योजना, सर्विस योजना। वैसे साइट प्लान होना चाहिए, लेकिन देख लीजिएगा आप लोग क्या इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जब हड्डी 3 या अधिक टुकड़ों में टूटी हो तो वो क्या कहलाती है? तो वो बहुखंड अस्थिभंग होती है। क्या होती है? बहुखंड अस्थिभंग होता है जब 3 या 3 से अधिक होती है। लेकिन जो जटिल होती है, याद रखना, ये जो जटिल होती है, जटिल जो होती है ये जैसे कि एक अंग से टूट के, मतलब जब ये हड्डियाँ टूटती हैं बल्कि दूसरे अंग यानी कोमल अंग में जाकर के धंस जाती है और वो बहुत उस अंग को क्या करती है? नुकसान पहुंचाती है। सबसे इसी को पेचीदा बोलते हैं और सबसे नुकसानदायक होता है, सबसे जटिल होता है, इसीलिए इसका नाम ही है जटिल अस्थिभंग। जो कच्ची अस्थिभंग होती है ये बच्चों में पाई जाती है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 5 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों को कृत्रिम श्वसन की कौन सी विधि दी जाती है? देखिए ये भी, इसका भी वैसे नेल्सन होना चाहिए लेकिन मुझे मिला नहीं कहीं, लेकिन शायद नेल्सन मैंने पढ़ा हुआ है, तो देख लीजिएगा, बताना, क्योंकि मैं इससे कंफर्म नहीं हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हूँ, सबसे अधिक मजबूत रेशा है, सबसे अधिक मजबूत रेशा यहाँ पर कौन होगा? तो नायलॉन होगा इन तीनों के कंपेरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जब चावल अधिक पानी में उबाला जाता है तब पानी उसको मतलब निकाल दिया जाता है तो कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक रजोनिवृत्त महिला के लिए कैल्शियम की आरडीए होती है। देखिए पिछला दिया गया है, तो इसमें जो आंसर था वो 900 मिलीग्राम पर डे था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गर्भावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन जीआईटी की आमाशय की पेशियों की क्रियाशीलता को कम कर देता है? ठीक है, तो ये जो होती है उसकी जो आमाशय की जो क्रियाशीलता होती है उसको कम कर देता है, तो कौन सा हार्मोन होता है? प्रोजेस्टेरॉन होता है, क्योंकि 9 मंथ तक प्रोजेस्टेरॉन ही एक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म अणु सूक्ष्म अणु जो शरीर में बहुत जल्दी अवशोषित हो जाते हैं, तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा मोनोसैक्राइड, क्योंकि सैक्राइड के अंतर्गत 3 चीज़ें आती हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज आते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज होता है जो सबसे छोटी इकाई होती है जिसमें सबसे लास्ट फॉर्म में टूटती है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा क्या होगा? मोनोसैक्राइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पीईएम का प्रथम सूचक क्या है? आय अनुसार वजन कम होना। देखिए क्या है? प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन है। प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन कब होता है? जब आय के अनुसार वजन कम होता है, उसी को बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन। गतिशील डायनेमिक इक्विलिब्रियम डील्स क्या करता है? इसका भी मुझे आंसर नहीं मिला है, और किसी को मिलेगा इसका आंसर हमें बताइएगा। वैसे इसका आंसर जो होगा प्रोटीन ऊर्जा अनुपात होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है, तो क्या होगा? यहाँ पर आर्जिनिन होगा। क्या होगा यहाँ पे? आंसर आर्जिनिन होगा। नेक्स्ट है, बुने हुए कपड़े में पाए जाने वाले लंबवत परस्पर संबंधित लोग को निम्न में से किसे संदर्भित किया जाए? देखिए लंबवत, यहाँ पे शब्द क्या दिया गया? लंबता परस्पर संबंधित, तो वो ताना होगा। क्या होगा? ताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, लूप निम्न से किससे संदर्भ परस्पर संबंधित लूप जो इंटरकनेक्टिंग लूप्स होते हैं। ठीक है, ये इसमें क्या होगा? वेल्स होगा कि कोर्स होगा कि रीज होगा? ठीक है, तो इसमें आपका ताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पर बंगाल की कांथा कढ़ाई में मुख्यतः इस्तेमाल होने वाली कढ़ाई है, तो यहाँ पर रनिंग कढ़ाई होती है, रनिंग स्टिच का, कढ़ाई नहीं रनिंग स्टिच का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लंबे तंतु को क्या कहते हैं? लंबे तंतु को फिलामेंट कहते हैं। लंबे तंतु को फिलामेंट, छोटे तंतु को स्टेपल कहते हैं। नेक्स्ट है, शिल्प विज्ञान को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। स्त्री की गर्भावस्था की अंतिम संभावित होती है 280 दिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 4 माह की अवस्था में आमतौर पर बालक का वजन हो जाता है दुगना हो जाता है। 2.5 किलो का है तो जो है 4 माह में 2 गुना हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अंडार परिपक्व होता है 28 दिनों में।
किस में परिपक्व होता है? 28 दिनों में वो परिपक्व होता है। नेक्स्ट है हमारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, बंगाल की कांता लंबे तंतु को क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। ये हमारा क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ पर है सामुदायिक विकास कार्यक्रम के जो प्रारंभ हुआ था वो 2 अक्टूबर 1952 को है। एसेप्सिस क्या है? देखिए, ऐसे सूक्ष्म जीवाणुओं को हटाना ही असेप्सिस कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 41। यहाँ पर किंडरगार्टन प्रकार के पूर्व स्कूली कार्यक्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फ्रेडरिक फ्रोबल के द्वारा है। और मारिया मॉन्टेसरी ने जो देखिए, आप दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। जो किंडरगार्टन का है फ्रेडरिक फ्रोबल ने किया था और मॉन्टेसरी की मैडम मॉन्टेसरी ने किया था। नेक्स्ट हमारी निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में लिखिए। सबसे पहले क्या होता है? देखिए, सबसे पहले जो होता है, नमस्कार दोस्तों। देखिए, यहाँ पर जो आंसर था यहाँ पर मिस हो गया था। तो देखिए, यहाँ पर जो आंसर होगा, यहाँ पर निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में लिखिए। यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है? ओवल्यूशन होता है, यानी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो 28 दिन के बाद निकलता रहता है। इसी को अंडपात कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आंसर होगा बी आंसर होगा। कैसे होगा? देखिए, सबसे पहले ओवल्यूशन होता है, इसके बाद फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, यानी स्पर्म और ओवम मिलते हैं। और तीसरा होता है सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। और चौथा होता है इम्प्लांटेशन। क्या होता है? इम्प्लांटेशन। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? इसका आंसर बी होगा। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर बी होगा। तो याद रखना, इसमें ओवल्यूशन, फर्टिलाइजेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन और लास्ट में इम्प्लांटेशन होता है। जब जाकर के गर्भ में चिपक जाता है भ्रूण, उसी को ही इम्प्लांटेशन कहते हैं। जन्म के समय जो है नवजात शिशु के रोने से क्या होता है? श्वसन क्रिया प्रारंभ होती है। इसका जो आंसर होगा ए होगा। नेक्स्ट हमारा आता है थॉर्नडाइक के माध्यमिक नियम से किससे संबंधित है? तो देखिए, यहाँ पर जो माध्यमिक नियम इनका है बहुप्रत क्रिया का नियम है। क्या है यहाँ पर? बहुप्रत क्रिया का नियम है। जबकि ये दोनों मेन नियम होते हैं इनके। प्राइमरी नियम है रेडीनेस, एक्सरसाइज और इफेक्ट, ये तीनों मुख्य हैं। और ये हमारा मल्टीपल रिस्पॉन्स जो है ये बहुप्रत क्रिया माध्यमिक नियम या सेकेंडरी लॉ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तीव्र बुद्धि का मानव का आईक्यू होता है कितना होता है? 140 से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर मैच कराना वाला क्वेश्चन है। देखिए, वाइगोटस्की, जो वाइगोटस्की हैं वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। और जो एरिक्सन है, एरिक्सन मनोविश्लेषण यानी साइको एनालिटिक थ्योरी दिया था। और जो पियाजे थे वो क्या दिए थे? साइको सोशल थ्योरी दिया था। उन्होंने क्या दिया था? शी का जो है सॉरी, यहाँ पर देखिए पियाजे जो थे, वो जो पियाजे थे ये कॉग्निटिव थ्योरी दिया था। और जो फ्रॉयड थे वो साइको सोशल थ्योरी दिए थे। क्या दिए थे? साइको सोशल थ्योरी दिए थे। तो ये इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एन्यूरेसिस इज द बिहेवियर प्रॉब्लम ऑफ। एन्यूरेसिस इज द बिहेवियर प्रॉब्लम ऑफ। क्या होगा? बिस्तर गीला करना, नींद में चलना, चोरी करना। तो इसका जो आंसर होगा बिस्तर गीला करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सोशल लर्निंग थ्योरी या पर्सनालिटी संबंधित है। तो ये अल्बर्ट बंदूरा की जो है सोशल लर्निंग थ्योरी है, किसके द्वारा? अल्बर्ट बंदूरा के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्धानता क्या है? वर्धानता एक आनुवंशिक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूर्व स्कूल बालकों के लिए प्रवेश परीक्षाओं और पाठ पुस्तकों को एवं गृहकार्य को प्रबंधित करने की संस्तुति दी थी तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने। कब है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा है कि पूर्व स्कूली बालकों के लिए प्रवेश परीक्षाओं, पाठ पुस्तकों एवं गृहकार्य को प्रतिबंधित करने की संस्तुति थी। ठीक, तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए। लेकिन एक बार इस पे जरूर देखिएगा इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन इस क्वेश्चन पे लग रहा है, इसका आंसर क्या होगा। तो हमें इसका भी आंसर आप टेलीग्राम पर जरूर डालिएगा।
भेजिएगा कि हम कन्फर्म है या नहीं। प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये हमारी मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और हमारा जो है इस समय जितने भी मैं वीडियो डाली हूँ आपके लिए सारे इम्पोर्टेंट हैं, टीजीटी के अनुसार ही आपका तैयार कराया गया क्वेश्चंस हैं। तो पूरा वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, सारी वीडियो आप देखिए, ज़रूरी आपको हेल्प मिलेगी। थैंक्स अ लॉट।